देखिएगा अब सफिशिएंट कंडीशन है हमारी कि W=FZ जो हमारी मैपिंग है फंक्शन है वो कन्फर्मल और एनालिटिक में किस तरह से रिलेशन रखता है। नेसेसरी कंडीशन में हम ये लेकर के चले थे कि हमारी जो मैपिंग है वो अगर कन्फर्मल मैपिंग है तो हमने प्रूव करा था कि वो कॉची राइमन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो हमारा फंक्शन होता है वो एनालिटिक होता है। सफिशिएंट कंडीशन इसका उल्टा है। सफिशिएंट कंडीशन में हम जो है फंक्शन को एनालिटिक मान करके चलेंगे और ये प्रूव करके दिखाएंगे कि उससे जो W=FZ से जो मैपिंग बनेगी वो एक कन्फर्मल मैपिंग होगी। और कन्फर्मल मैपिंग के लिए डेफिनेशन में सिखाया गया था कि W=FZ अगर कन्फर्मल मैपिंग है तो W प्लेन में और Z प्लेन में, दोनों प्लेन में जाकर के आप कर्व बनाइएगा, दो कर्व बना लीजिएगा, उनके बीच का एंगल अगर सेम हो जाता है, डायरेक्शन भी सेम हो जाती है, तो मैपिंग जो है वो कन्फर्मल मैपिंग हो जाती है। अब इसी तथ्य का प्रयोग करते हुए इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब देखिएगा स्टेटमेंट में सफिशिएंट कंडीशन फॉर W=FZ टू रिप्रेजेंट कन्फर्मल मैपिंग। अब स्टेटमेंट में है इफ FZ इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन D एंड F' इज नॉट इक्वल टू 0 इन डोमेन D। यह ध्यान रखना डेरिवेटिव जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ से जो रूल होंगे वो फॉलो नहीं होंगे। इस वाले चैप्टर में ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो डोमेन के किसी भी पॉइंट पर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम ये लिख रहे हैं कि फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन है और उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं है, किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए डोमेन में। देन मैपिंग W=FZ इज कन्फर्मल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन D। अब हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि जो मैपिंग होगी वो डोमेन D के हर पॉइंट पर जो है वो कन्फर्मल होगी। कन्फर्मल मैपिंग के लिए हमें बीच का एंगल देखना है। अब ऐसे देख लीजिएगा, ये आपकी इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये आपका जेड प्लेन हो गया। जेड प्लेन में आप दो कर्व लेने वाले हैं, ऐसे मान लीजिएगा, किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई रूल नहीं है। ये दो कर्व हैं हमारे, इन कर्व के नाम डाल देता हूं मैं, एक का नाम डाल देता हूं C1 और एक का नाम डाल देता हूं C2। अब ऐसे समझ लीजिएगा ये कर्व C1 है, दूसरा कर्व ये C2 है। C1 और C2 मेरे दोनों कर्व हैं और ये दोनों कर्व मेरे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा Z0। यानी कि मेरे पास दो कर्व है, ये C1 और C2, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं Z0 पर। ठीक है, अब ये Z0 पर हो गए हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं Z0 वाले पॉइंट पर, दोनों कर्व के लिए टेंजेंट खींचेगा। ये C2 वाला कर्व है, ये C2 वाले कर्व के लिए टेंजेंट खींची जा चुकी है। ये C1 वाला कर्व है, C1 वाले कर्व के लिए भी टेंजेंट खींची जा चुकी है। अब C1 वाले कर्व के लिए, C2 वाले कर्व के लिए, दोनों कर्व के लिए हम टेंजेंट खींच चुके हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Z0 पर, क्योंकि हमें दोनों के बीच के एंगल की जरूरत है। अब ये C1 वाला जो एंगल है, मान लीजिएगा ये एंगल θ1 है टेंजेंट का, और ये C2 वाले कर्व के लिए जो है इसका रियल एक्सिस से बनने वाला एंगल है θ2। अब देखिएगा θ1 है और θ2 है, इनके बीच का एंगल आपका हो चुका है, दोनों के टेंजेंट हो चुके हैं। अब एक पॉइंट C1 पर लीजिएगा और एक पॉइंट C2 पर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट आपको C1 पर लेना है, एक पॉइंट आपको C2 पर लेना है, लेकिन उन दोनों पॉइंट की खास बात यह होनी चाहिए कि Z0 से दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, C1 और C2 पर दो इस तरह से पॉइंट लिया जा रहा है। C1 पर पॉइंट लिया जा रहा है Z1, C2 पर पॉइंट लिया जा रहा है Z2, और दोनों के अंदर खास बात ये डाली जा रही है कि दोनों पॉइंट की जो Z0 से डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर, मान लीजिएगा ये पॉइंट Z1 है और दूसरा पॉइंट मान लीजिएगा Z2 है। C1 पर जो मैंने पॉइंट लिया है वो Z1 लिया है, C2 पर जो पॉइंट लिया है वो Z2 लिया है, और इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टी ये डाली है कि Z1 से Z0 की और Z2 से Z0 की जो डिस्टेंस है वो मैं इक्वल लेने वाला हूँ। उस डिस्टेंस को मैं R मान लेता हूँ, और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो एंगल बना रहे हैं, θ1 बना रहे हैं और θ2 बना रहे हैं। या एक काम कर लेते हैं, थीटा थोड़ा सा वेरिएबल होता है, इस एंगल को α1 कह देते हैं और इस एंगल को α2 कह देते हैं। यहाँ पर एंगल α1 और α2 बन चुके हैं, ठीक है ना।
अब देखिएगा इधर u एक्सिस है, इधर v एक्सिस है और ये है w प्लेन। डेफिनेशन में बताया गया था कि w इक्वल टू एफ जेड जो है, w इक्वल टू जो एफ जेड होता है वो कन्फर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है, कन्फर्मल मैपिंग। अब ये समझ लीजिएगा ऑब्जेक्ट है, अभी इसकी इमेज बनने वाली है। आपने पॉइंट जेड नॉट, जब w इक्वल टू एफ जेड में आप पॉइंट जेड नॉट डालेंगे तो मान लीजिएगा जो पॉइंट आ रहा है वो w नॉट आ रहा है। Z1 रखेंगे तो W1 आ रहा है और Z2 रखेंगे तो W2 आ रहा है। दो कर्व हम यहाँ बना देते हैं इसी तरह से। दोनों कर्व बनाते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मुझे प्रूफ करना है कि इनके बीच का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो कर्व आप कैसे भी बना दीजिएगा, इसका कोई रोल नहीं है ना, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि उनके बीच का एंगल देखने में ही लगे सेम है, कि जितने बीच का एंगल इन दोनों के बीच होगा उतना ही एंगल इन दोनों के बीच होगा। अब जैसे सपोज कर लीजिएगा ये दो पॉइंट, ये मेरा पॉइंट W नॉट है, यानी कि W इक्वल टू एफ जेड में जब आप जेड नॉट रखते हैं तो जो पॉइंट आता है उसे हम W नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो W नॉट जेड नॉट की इमेज है। जो फंक्शन में रखा जाता है वो प्री इमेज कहलाती है और जो फंक्शन का रिजल्ट आता है वो इमेज कहलाता है। तो फंक्शन में आप जेड नॉट अगर रख रहे हैं तो आपका रिजल्ट W नॉट आ रहा है, तो W नॉट इमेज है और जेड नॉट जो है वो प्री इमेज है। अब ये मान लीजिएगा C1 कर्व के पॉइंट से ये बना है मेरा गामा 1 और जो C2 वाला कर्व है उससे बना है मेरा गामा 2। यानी कि C1 के पॉइंट लेकर के जब मैंने मैपिंग बनाई और उसमें पॉइंट रखे तो जो मेरा नया कर्व हुआ वो गामा 1 कहलाया, और C2 वाले कर्व के जब पॉइंट रख करके मैंने नया कर्व बनाया UV प्लेन में, W प्लेन में जाकर के बनाया तो वो मेरा कर्व जो आया वो गामा 2 आया। अब W नॉट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो जेड नॉट से बना है। अब दोनों पे मैं टेंजेंट बना देता हूँ। एक टेंजेंट ये हो जाती है, एक टेंजेंट आपकी ये हो जाती है, दूसरी टेंजेंट थोड़ा सा कर्व इधर घुमा देता हूँ, टेंजेंट पीछे की तरफ जा रही है, कर्व को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, डायग्राम में टेंजेंट बाहर निकल जाएगी। ये गामा 1 कह देते हैं, ये गामा 2 कह देते हैं। एक इस वाले कर्व के लिए टेंजेंट हो गई, एक इस वाले कर्व के लिए टेंजेंट हो गई। थोड़ा सा लगना चाहिए कि टेंजेंट है, थोड़ा सा और तिरछा कर देता हूँ, ये टेंजेंट है, ये इस कर्व की टेंजेंट हो गई। गामा 1 वाली मान लीजिए एंगल बना रही है बीटा 1, और गामा 2 वाले कर्व के लिए जो टेंजेंट है वो एंगल बना रही है गामा 2। अभी मैंने अभी बताया था कि Z1 और Z2 जो दो पॉइंट लिए गए हैं इनके अंदर खास बात डाली गई है कि ये जेड नॉट से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। अब इसका प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ में थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, कर्व का जिक्र कर देते हैं। लेट C1, C2 are two continuous curves in continuous curves intersecting at point Z0 in Z plane। Z प्लेन में दोनों Z0 पर काट रहे हैं। अब इनके टेंजेंट का जिक्र कर देते हैं। लेट टेंजेंट एट Z0 to these curves makes angle alpha 1, alpha 2 with positive रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ वो एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 बना रहे हैं। अब दो पॉइंट लीजिएगा, एक Z1 और एक Z2। लेट Z1, Z2 आर पॉइंट्स ऑन कर्व C1, C2 respectively such that they are at equal distance small r from Z0। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने अभी थ्योरी के लिए थ्योरी से पहले बताया था, लिखने से पहले कि C1 पर मेरे कर्व पर पॉइंट Z1 है, C2 पर मेरा जो पॉइंट है वो Z2 है, और उन दोनों के अंदर खास बात यह है कि वो Z0 वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए, जितने Z1 वाले डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है मैंने देख लीजिएगा यहाँ पर कितनी डाल दी है, Z1 की जो डिस्टेंस है वो R डाल दी है। अब देखिएगा हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं,
एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर घटाने के बाद उसका मोड ले लेते हैं तो वो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बन जाती है। ये दोबारा सुन लीजिएगा, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर घटा करके आप मोड ले लेते हैं तो वो उनके बीच की डिस्टेंस बन जाती है। ये हमारा 11th का रूल होता है कॉम्प्लेक्स का। अब Z1 से Z0 की डिस्टेंस जो है मैंने R ली है, और Z2 से जो मेरी Z0 की डिस्टेंस है वो भी मेरी R है, जो मैंने थ्योरी में माना है। तो ये हो जाएगा हमारा मोड Z1 माइनस Z2 इक्वल टू R कॉमा मोड Z1 Z2 माइनस Z0 इक्वल टू R, यानी कि Z1 से Z0 की जो डिस्टेंस है वो भी R है और Z2 से Z0 की जो डिस्टेंस है वो भी R है। दोनों डिस्टेंस मेरी R हो चुकी हैं। अब मोड है, मोड की जो वैल्यू है मेरी R है। जब मोड हटाऊंगा मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर R e टू दी पावर आई थीटा की फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म में अगर हम जाएं तो हमेशा R e की पावर आई थीटा बनाने वाला हूँ। अब मेरे पास दो वैल्यू चल रही है, एक में मैं एंगल θ1 डाल दूंगा और एक में दूसरा एंगल में θ2 डाल दूंगा। ये हो जाता है इस टू इम्प्लाइज Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू R e टू द पावर आई θ1 Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू R e टू दी पावर आई θ2। अब देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर एंगल θ1 डाला है, यहाँ पर एंगल जो है वो θ2 डाला है। अब Z1 माइनस Z2 जो है टेंजेंट नहीं है, ये कर्व है। Z1 से Z0 को जब मिलाएंगे तो लाइन इस तरह से आएगी, इसका बनने वाला एंगल इधर की तरफ चला जाएगा तो θ1 पर α1 में फर्क होगा। लेकिन अगर Z1 Z0 के बिल्कुल पास आ जाए और उधर से Z2 Z0 के बिल्कुल पास आ जाए तो बीच की दूरी जो R है वो टेंस टू 0 में चली जाएगी। तो θ1 जो है वो एंगल α1 में कन्वर्ट हो जाएगा, θ2 वाला जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाएगा α2 में। अब यहाँ पर शर्त लगा दीजिएगा, बेहर θ1 टेंस टू α1, θ2 टेंस टू α2 एज R टेंस टू 0। यानी कि जब Z1 और Z2 जो है Z0 की तरफ अग्रसर होंगे तो उनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी। तो Z1 माइनस Z0 जो कि अभी जीवा यानी कि कोड बनी हुई है, Z2 माइनस Z0 जो कि कोड यानी कि जीवा बनी हुई है, वो आपकी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो θ1 कन्वर्ट हो जाएगा α1 में, θ2 कन्वर्ट हो जाएगा α2 में एज R टेंस टू 0, जब लिमिट R टेंस टू 0 लगेगी। इसका मैं सबसे लास्ट में यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब मैं अपना फार्मूला यूज करने वाला हूँ डेरिवेटिव का। अब एक लाइन उसके लिए लिख लीजिएगा। ये दो कर्व है हमारे γ1 और γ2। एक लाइन इसके लिए थ्योरी की, एक लाइन इसके लिए लिख लीजिएगा। सपोज दैट Z0, बल्कि ऐसे लिखिएगा, सपोज दैट W0, W1, W2 are correspond to point Z0, Z1, Z2 to Z0, Z1, Z2 under ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू FZ। यानी कि अगर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू FZ में जाते हैं तो W0 Z0 रखने से W0 आता है, Z1 रखने से W1 आता है और Z2 रखने से W2 आता है। अब मैं कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूँ, दो पॉइंट की डिस्टेंस इसमें ले लेता हूँ मैं। आप लेट कर लीजिएगा, मोड W1 माइनस W0 इज इक्वल टू ρ1 कह दीजिएगा और मोड W2 माइनस W0 इज इक्वल टू ρ2 कह दीजिएगा। आप ये ρ1 और ρ2 जो है मेरी डिस्टेंस है। अब मोड, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप घटा करके अगर मोड ले लेते हैं तो वो जो है बीच की डिस्टेंस बन जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा W1 दिखाने से रह गया है, मान लीजिएगा यहाँ कहीं मेरा W1 है और दूसरा यहाँ में मेरा W2 है। तो यानी कि W1 से W0 तक की जो डिस्टेंस है मैंने ρ1 मानी है और इधर W2 से जो W0 है उस तक की जो डिस्टेंस है मैंने ρ2 मानी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अब W0 पर बनने वाली जो टेंजेंट है वो β1 और β2 है। अभी देखिएगा यहाँ पर, अब β1 β2 तो सबसे लास्ट में आएगा जब लिमिट लगेगी यहाँ पर। अब यहाँ से मैं मोड हटा देता हूँ। अब जैसे ही आप मोड हटाएंगे तो आप e टू दी पावर आई थीटा की फॉर्म डाल देंगे यहाँ पर।
ई टू दी पावर आई थीटा की फॉर्म डाल देंगे। अब थीटा तो आप यूज कर चुके हैं, कोई और ले लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा W1 माइनस W0 इज इक्वल टू ρ1 ई टू दी पावर आई फाई 1 W2 माइनस W0 इज इक्वल टू ρ2 ई टू दी पावर आई फाई 2। अब ये आपने वैल्यू डाल दी है यहाँ पर, ई टू दी पावर आई फाई 1 और ई टू दी पावर आई फाई 2 डाल दी है। अब देख लीजिएगा ये ρ1 W1 वाले के साथ मैंने फाई 1 डाला है तो β1 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फाई 1 टेंड्स टू β1 एज ρ1 टेंड्स टू 0 एंड फाई 2 टेंड्स टू β2 एज ρ2 टेंड्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर में 2 डाल देता हूँ। ये सबसे आखिरी लाइन की तैयारी कर रहा हूँ मैं कि जब ρ1 0 की तरफ अग्रसर होगा तो यानी कि W1 W0 के पास आ जाएगा, तो उस समय आपका जीवा का बनने वाला एंगल और टेंजेंट का बनने वाला एंगल सेम हो जाएगा। तो जो आपका फाई 1 है वो β1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फाई 2 है वो β2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरी ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ डेफिनेशन में कि मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो। जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि वो डिफरेंशिएबल होते हैं। अब ये ले लेते हैं डेरिवेटिव एट पॉइंट Z0 वाले पॉइंट पर यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं। Z0 पर आने के आपके पास दो तरीके हैं, एक बार तो आप Z1 की तरफ से आ सकते हैं, एक बार Z2 की तरफ से आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा f dash Z0 इज इक्वल टू लिमिट Z1 टेंड्स टू Z0 f टू Z0 माइनस f टू Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0। अब देखिएगा जब Z1 टेंड्स टू Z0 आ जाएगा, Z1 टेंड्स टू अगर Z0 आ जाता है तो Z1 से Z2 तक की जो डिस्टेंस ली थी वो आपने R ली थी, तो R टेंड्स टू 0 में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट R टेंड्स टू 0 हो जाएगा। W एफ जेड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसे लिखेंगे W1 माइनस W0 अपॉन Z1 माइनस Z0 ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि W इक्वल टू है एफ जेड के। तो W इक्वल टू एफ जेड के ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो जब आपने Z0 रखा फार्मूले में तो W0 पॉइंट आया, और जब आपने Z1 रखा तो जो पॉइंट आया वो W1 वाला पॉइंट आया। अब ये पॉइंट आपके आ चुके हैं W1 माइनस W0, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। तो ये हो जाता है लिमिट R टेंड्स टू 0 W1 माइनस W0 की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है ρ1 ई टू दी पावर आई फाई 1, और Z1 माइनस Z0 की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है R ई टू दी पावर आई थीटा 1। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब यहाँ पर लिमिट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिमिट लिख लीजिएगा आप। यहाँ पर f डैश Z0 है। अब ये हो जाता है आपका लिमिट। अब लिमिट में R टेंड्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लिमिट में एक नहीं चलेगा, आपकी लिमिट में 3 वैल्यू चलेगी। एक तो स्मॉल r टेंड्स टू 0 होना चाहिए, एक ρ1 टेंड्स टू 0 होना चाहिए, एक ρ2 टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अब r टेंड्स टू 0 को डिस्क्राइब करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिएगा लिमिट ρ1 अपॉन r ई टू दी पावर i, और ये हो जाता है फाई 1 माइनस थीटा 1। अब ये f डैश Z0 की वैल्यू आई है। अब एफ जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जब आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। तो इसे मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कुछ मान लेता हूँ। लेट आप ऐसे मान लीजिएगा मोड एफ डैश Z0 इज इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो सफिशिएंट कंडीशन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो सफिशिएंट कंडीशन के स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि एफ डैश जेड जो है वो डोमेन डी में कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एफ डैश जेड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर अगर 0 हो जाएगी तो मुझे ये जो वैल्यू मैंने R मानी है इसे लेने का मेरे से अधिकार छिन जाएगा, क्योंकि अगर वो वैल्यू 0 हो रही है तो पहले मुझे यही नहीं पता होगा कि वो कौन से पॉइंट पर 0 है, और वहीं पर जाकर के मेरा रूल गलत हो जाएगा। तो जब तक आप चैप्टर कन्फर्मल मैपिंग पढ़ रहे हैं तो उस कन्फर्मल मैपिंग में पढ़ते समय आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जिस डोमेन पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस डोमेन के किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाते हैं तो ये वाली लाइन मेरी जो मैंने मैग्नीट्यूड R लिया है ये मेरी लाइन जो है वो गलत हो जाएगी। लेट मोड एफ डैश Z0 इज इक्वल टू R, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ गई है। इस टू इम्प्लाइज एफ डैश Z0 इज इक्वल टू मोड हटा दीजिएगा और यहाँ डाल दीजिएगा R ई टू दी पावर आई लैम्डा। अब R ई टू दी पावर आई लैम्डा डाल देते हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा
देन r e to the power I lambda is equal to limit rho 1 upon r e to the power I phi 1 minus theta 1। आप देखिएगा इधर से कैपिटल आर, इधर से रो 1 अपॉन आर, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और एंगल यहाँ e की पावर आई लैम्डा है और यहाँ e की पावर आई phi 1 माइनस थीटा 1 है। तो दो वैल्यू ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड अलग ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड अलग ले लीजिएगा और एंगल जो है वो अलग ले लीजिएगा। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, और कैपिटल आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट रो 1 अपॉन आर एंड ई टू दी पावर की कंपेयर कर लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट phi 1 माइनस थीटा 1। अब ये वैल्यू आ गई है। अब जो डेफिनेशन थी कन्फर्मल मैपिंग की, उसमें हमें बीच का एंगल चाहिए था, अब यहाँ हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से H2 इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट phi 1 है, तो जब इसकी लिमिट लगेगी तो थीटा 1 हो जाएगा, जब थीटा 1 की लिमिट लगेगी तो अल्फा 1 हो जाएगा। यहाँ पर यूज करा है मैंने बाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि जब एंगल phi 1 की लगेगी, देखिएगा यहाँ पर phi 1 टेंड्स टू बीटा 1 है, जब लिमिट टेंड्स टू 0 लगेगी, और उसी तरह से पीछे लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 में कि थीटा 1 की जो लिमिट है वो अल्फा 1 में कन्वर्ट हो जाएगी अगर लिमिट लगेगी तो। लैम्डा इज इक्वल टू आ गया है बीटा 1 माइनस अल्फा 1, H2 इम्प्लाइज बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस लैम्डा। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। इसी तरह से अभी जो कैलकुलेशन हुई थी वहाँ एम डैश जेड नॉट में फाइंड क्या लिया था, Z1 लिया था, ऐसे ही क्योंकि एफ डैश जेड नॉट को आप ऐसे भी कर सकते हैं लिमिट Z2 टेंड्स टू Z0 फंक्शन ऑफ Z2 माइनस फंक्शन ऑफ Z0 अपॉन Z2 माइनस Z0। अब दोबारा मत करिएगा इसे। सिमिलरली अब यहाँ पर बीटा 1 की जगह तो बीटा 2 आ जाएगा, अल्फा 1 की जगह अल्फा 2 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा लैम्डा। अब देख लीजिएगा आपके पास बीटा 1 आ चुका है, बीटा 2 आ चुका है। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट आने वाला है ये। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर मैं यहाँ से बीच का एंगल देखता हूँ, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल देखता हूँ तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 होगा, और यहाँ पर इन दोनों कर्व के बीच का एंगल अगर देखता हूँ मैं तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 होगा। अगर मैपिंग मेरी कन्फर्मल है तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2 होना चाहिए। तो यानी कि C1 और C2 के कर्व के बीच का जो एंगल है वही एंगल जो है मेरा गामा 1 और गामा 2 के बीच का होना चाहिए, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। और देखिएगा यहाँ पर अब हम रिजल्ट लिख देते हैं। नाउ बीटा 1 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा 2 प्लस लैम्डा। तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब देखिएगा जेड प्लेन में दोनों कर्व के बीच का एंगल और डब्ल्यू प्लेन में दोनों कर्व के बीच का एंगल जो है दोनों सेम हो चुके हैं। अब हमारा रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। सो the curves gamma 1 and gamma 2 cut the same angle, as the curve C1 and C2 and the angle between gamma 1 and gamma 2 has the same sense as angle between C1 and C2. So W is equal to FZ is कन्फर्मल मैपिंग। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि जो हमारी W is equal to FZ वाली मैपिंग है वो कन्फर्मल है, क्योंकि दोनों कर्व के बीच का एंगल जो है जेड प्लेन में और सी प्लेन और W प्लेन में वो सेम आ चुका है।
बीच का एंगल भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो हमारी मैपिंग है वो कन्फर्मल होनी चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल 4.5 है। 4.5 में आपको सिखाया जा रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब जाते हैं तो आप सर्किल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स आपके लिए नई चीज़ है। 11th में जो आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाई जाती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पढ़ाई जाती है, तो जो चीज़ें 11th की होती हैं वो थोड़ा दोबारा बतानी पड़ती हैं। अब यहाँ पर सर्किल को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिएगा। ये एक इक्वेशन है ए जेड जेड बार, ये ए है, ए जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। वेयर ए कॉमा सी आर रियल कांस्टेंट, ए और सी रियल कांस्टेंट है एंड अल्फा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और अल्फा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंटेड सर्किल और स्ट्रेट लाइन ए अल्फा बार ग्रेटर देन ए सी। अगर अल्फा बार ग्रेटर देन ए सी हो जाता है, ये ग्रेटर देन क्यों होगा ये भी अभी आपको सामने क्लियर हो जाएगा। अल्फा बार अगर ए सी से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका जो है एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे होंगे तो हमारी जो रियल लाइन है वो सर्किल होती है। यानी कि कोई हमसे कहने लगे, अगर आपसे कोई कहता है कि एक सर्किल बनाओ जिसकी रेडियस इनफाइनाइट हो, यानी कि कोई आपसे कहता है कि एक सर्किल बनाओ जिसकी रेडियस इनफाइनाइट हो, तो अगर इनफाइनाइट की रेडियस का सर्किल आप बनाने जा रहे हैं तो वो सर्किल की रेडियस आप इनफाइनाइट डाल रहे हैं तो वो सर्किल कभी नहीं मुड़ेगा, और जब वो सर्किल कभी नहीं मुड़ेगा तो उसकी रेडियस जो है वो इनफाइनाइट कहलाएगी। यानी कि इस सरल रेखा को भी आप एक सर्किल पुकार सकते हैं, लेकिन उसकी रेडियस जो है वो इनफाइनाइट डलेगी। इस वाले चैप्टर में जब आप मैपिंग पढ़ने जाएंगे तो सर्किल और स्ट्रेट लाइन का रोल आएगा, तो वहाँ पर जो हम स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन को भी सर्किल पुकारा करेंगे ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन इज आल्सो ए सर्किल हैविंग रेडियस इन्फिनिटी। अब देख लीजिएगा, अब इस सर्किल को, ये सर्किल किस तरह से बनता है इस बात को समझने के लिए मुझे 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। अब ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि जेड इक्वल टू, ये तो हमारा फिक्स है वेरिएबल पॉइंट है, जेड इक्वल टू एक्स वाई होता है, इसका कॉम्प्लेक्स लेंगे तो जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। लेट अल्फा इक्वल टू मान लीजिएगा a1 प्लस ia2, क्योंकि देखिएगा लिखा हुआ है कि अल्फा जो है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू आप मान लीजिएगा a1 प्लस ia2। तो यहाँ से हो जाता है बाई इक्वेशन 1 a x प्लस आई वाई हो जाएगा इंटू एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, प्लस अल्फा की वैल्यू में a1 प्लस ia2 x प्लस आई वाई हो जाएगा, प्लस अल्फा बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिएगा a1 माइनस ia2 और ये हो जाता है x माइनस आई वाई प्लस c इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ जाती है आपकी, तो ये आ जाता है आपका i के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ देख लीजिएगा x है, यहाँ भी x है, x के साथ a1 प्लस ia2 प्लस a1 माइनस ia2 बनेगा, यहाँ से ia2 कट जाएगा, प्लस आई वाई अगर कॉमन लेंगे तो a1 प्लस ia2 हो जाएगा। यहाँ पर जिन चीज़ें पॉजिटिव है यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 माइनस, सॉरी ये माइनस बाहर आ जाता है तो ये माइनस a1 और प्लस ia2 और प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है, यहाँ a1 कट जाएगा। अब ये आता है आपका i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a1x आ जाता है। अब यहाँ 2i आएगा और i बाहर पड़ा हुआ तो i स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाता है माइनस का 2 आएगा, a2 आएगा और y आएगा और प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ से a साथ डिवाइड कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a1 अपॉन ax हो जाता है और प्लस यहाँ हो जाता है माइनस 2a2 अपॉन a वाई हो जाता है और प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 हो जाता है। अब मैं 11th क्लास का फार्मूला लगाने वाला हूँ, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये 11th क्लास का फार्मूला है, यहाँ से या बल्कि 11th क्लास का फार्मूला मैं रफ पर लिख देता हूँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए तो छोटी छोटी बात तो हमें रखनी पड़ेगी। 11th में आपका सर्किल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर आप लेते थे माइनस g कॉमा माइनस f और रेडियस
इजिकल टू था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। अब ये 11th क्लास का फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया है। अब ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दीजिएगा, which is a circle having center। आप यहाँ से देखिएगा, आधा करके यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, आधा करके माइनस यहाँ लगा दीजिएगा। सेंटर हो जाता है माइनस a1 अपॉन a कॉमा a2 अपॉन a। ये देखिएगा कोऑर्डिनेट है, और आपको पता ही है अगर आपके पास कोऑर्डिनेट x, y है तो उससे जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई बनेंगे। आप रियल पार्ट प्लस आई और साथ में इमेजरी पार्ट डाल देते हैं x प्लस आई वाई का। अब हैविंग सेंटर के कोऑर्डिनेट है माइनस a1 अपॉन a कॉमा a2 अपॉन a, और अब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो मैं इसका कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। तो ये हो जाता है माइनस a1 प्लस आई a2 अपॉन a, या आप ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस कॉमन ले लीजिएगा a1 माइनस आई a2 अपॉन a। और दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अल्फा की वैल्यू a1 प्लस आई a2 है, और यहाँ ब्रैकेट में देखिएगा a1 माइनस आई a2 है, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया इसका, और माइनस अल्फा बार अपॉन a। तो ध्यान रखिएगा, आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में जब होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ रहे होते हैं, तो आपका सर्किल होता है ये जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस सी। उसका जो सेंटर होता है उस सेंटर का कोऑर्डिनेट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में माइनस अल्फा बार अपॉन ए। अब ये फार्मूला आपको याद रखना होगा यहाँ पर। अब मैं इसकी रेडियस निकालता हूँ, रेडियस अंडर रूट। यहाँ देख लीजिएगा सेंटर पहले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस दूसरे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और माइनस कॉस सेंटर। अब यहाँ देख लीजिएगा ये सेंटर के कोऑर्डिनेट पड़े हुए हैं, तो ये हो जाता है a1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉन्स्टेंट देख लीजिएगा ये c अपॉन a है, तो ये हो जाता है माइनस का c अपॉन a हो जाएगा मेरा कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ तो ये ऊपर बनेगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बनेगा, माइनस का ac बनेगा, और नीचे आ जाएगा a। अल्फा की वैल्यू देख लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू a1 प्लस आई a2 है, तो जब आप मोड लिखेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो आप इसे रेडियस को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट मोड अल्फा का स्क्वायर माइनस ac अपॉन a। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कॉम्प्लेक्स में अगर जेड स्क्वायर है, मोड जेड स्क्वायर है, तो आप इसे जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा अल्फा बार माइनस ac और अपॉन a। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये कंडीशन आपको कैसे क्लियर होगी। जो सर्किल होता है उस सर्किल की जो रेडियस है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्किल की रेडियस अगर जीरो हो जाती है तो वो सर्किल एक बिंदु कहलाएगा। तो यानी कि, और दूसरी बात यह है जो रेडियस है वो रियल क्वांटिटी है, और रियल क्वांटिटी के लिए शर्त होती है कि अंडर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो आप जीरो आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर आप माइनस भी रख सकते हैं। अब यहाँ इस वाले कंडीशन से आप देख लीजिएगा, आपका अल्फा अल्फा बार माइनस ac पड़ा हुआ है, तो अगर अल्फा अल्फा बार अगर ac से बड़ा नहीं होगा तो इस स्थिति में आपकी रेडियस जो है वो रियल क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये शर्त बनी हुई है कि अल्फा अल्फा बार जो है वो ac से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन बन जाती है अल्फा अल्फा बार ग्रेटर देन ac, यानी कि आपकी जो सर्किल है सर्किल तभी बनेगा जब अल्फा अल्फा बार ac से बड़ा होगा। तो अभी अब ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 बताई गई है ये आपकी सर्किल की इक्वेशन होती है। सर्किल होता है आपका कॉम्प्लेक्स में a जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस c इक्वल टू 0। सर्किल लिखने का एक तरीका और भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही तरीका दिया जाएगा, एक तरीका और भी बाद में आएगा। ये जनरल इक्वेशन है सर्किल की, ये सर्किल की जनरल इक्वेशन है, और इसका सेंटर आ चुका है माइनस अल्फा बार अपॉन ए। अब आगे के हेडिंग में यही यूज होगा, तो आप फार्मूला याद रखिएगा, ये माइनस अल्फा बार अपॉन ए, और रेडियस आ चुकी है अंडर रूट अल्फा अल्फा बार माइनस ac अपॉन ए। इस तरह से अब ये सर्किल के फार्मूले आप याद रख लीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक में जब हम अगला आर्टिकल करने जाएंगे, अब हम अगले आर्टिकल में इनवर्स पॉइंट ऑफ सर्किल निकालेंगे, उसमें आपको इन फार्मूले की जो है जरूरत पड़ने वाली है।